नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 25 जून संविधान हत्या दिवस का फैसला। इमरजेंसी के बहाने मोदी सरकार ने राहुल के दावों की ढूंढी काट। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा। कहा, लोकसभा में कांग्रेस 100 सीट भी नहीं जीत सकी। इंटरव्यू के लिए जुटी बेरोजगारों की फौज। रेलिंग टूटने से गिरे युवक। बीजेपी ने बोला कांग्रेस पर हमला। केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताकर बीजेपी नेता भागीरथ चौधरी ने आप प्रमुख पर कसा तंज। 7 राज्यों में विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को लगा झटका। संजय सिंह बोले, बीजेपी को समझना चाहिए। बीजेपी में मचे घमासान पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, भाजपा के पास पीडीए का नहीं है कोई जवाब। रूस का यात्री विमान मॉस्को के पास क्रैश। जेट में सवार सभी क्रू मेंबर्स की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह बताया तो कभी अपने भाषण में संविधान खतरे में है के नारे लगाए। राहुल गांधी ने 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने संविधान को बचा लिया है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल संविधान बचाओ के नारे से बीजेपी पर लगातार तीखे हमले कर रहा था, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देते हुए बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, जिस पर अब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा का बयान सामने आया है। देखिए, उस वक्त के बारे में तो काफी चर्चा कई सालों से, दशकों से हो ही रही है, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन संविधान को स्थगित किया गया था। जो पिछले 10 साल में हो रहा है, रोज हो रहा है, वो संविधान की हत्या है। और संविधान की हत्या शब्द बोलने में हमें तो बड़ी परेशानी होती है, ये शब्द बोलना भी नहीं चाहिए। सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान और हत्या इकट्ठा शब्द आ रहा है। आप सोचिए, इस सरकार में बैठे हुए लोगों की मानसिकता क्या है। आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से संविधान को कमजोर किया जा रहा है। संवैधानिक जो ढांचा है उसको खत्म कर दिया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज निशाना साधते हुए कहा, मैं इंडिया ब्लॉक के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन अराजकतापूर्ण था। मैं लालू यादव और अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं क्या उनके पिता मुलायम सिंह अराजकता का हिस्सा थे। उन्होंने आगे कहा कि भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी एकमात्र व्यक्ति थी जिन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा चुनाव कदाचार और चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया था। ये हुआ क्यों था? आज शिवसेना के एक नेता संजय राउत जी ने यह कहा है कि आपातकाल इसलिए जरूरी था कि एनार्की हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा वह पवित्र जेपी आंदोलन एनार्की था। मैं लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी एनआरकी के हिस्से थे। हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव जीत गई हैं। देहरा सीट पर उन्होंने बीजेपी के होशियार सिंह को हराया है। देहरा में 10 राउंड की गिनती हुई, जिसमें कमलेश ठाकुर को 32,737, होशियार सिंह को 23,338 वोट मिले। इस तरह कमलेश ठाकुर 9,399 वोटों से जीत गई हैं। देखिए जी, उनका मतलब कि सीएम साहब की अपनी ड्यूटी है, मेरी अपनी ड्यूटी है अपने देहरा के प्रति, तो अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे हम। मैडम, देहरा में नारा काम कर गया बेटी का? देख ही रहे हैं जी आप, जितना मेरे को शगन डाल रहे हैं मेरे मायके वाले। मुझे गर्व है उनके ऊपर। मैम, देहरा की ध्यान आप कमी तो रखेंगे देहरा के लिए? ये तो मैं ये बात थोड़ी बताऊंगी, ये तो मैं मायके के प्रति जो दूंगी मैं गुप्त रखूंगी इस चीज़ में। केंद्र सरकार द्वारा आपातकाल 1975 की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जनता वो नहीं जो उन्हें लगता है। इस लोकतंत्र और इस देश की खूबसूरती है कि लोग काफ़ी संवेदनशील होते हैं और बर्दाश्त करने की भी क्षमता रखते हैं, लेकिन जब जनता अपने पर आती है तो परिणाम समय समय पर दिखते हैं। सर, संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रही है बीजेपी, उस पर आप क्या बोलेंगे सर?
अरे बीजेपी का, हमारे विपक्ष के लोगों का क्या कहना, वो क्या कहेंगे क्या करेंगे ये तो उन्हीं को पता है। और जनता अब वो नहीं जो इनको लगता है कि हर चीज पैसे से खरीदा जा सकता है। अब इस लोकतंत्र का, इस देश का यही खूबसूरती है कि लोग काफी संवेदनशील होते हैं और काफी लोग बर्दाश्त करने की भी क्षमता रखते हैं, लेकिन जब ये अपने पर आते हैं तो फिर परिणाम आप लोग को समय समय पर दिखता है और महसूस भी देशवासियों को होता है। सर, आज जम्मू कश्मीर मोदी सरकार ने इमरजेंसी के दौरान अमानवीय पीड़ा झेलने वालों के व्यापक योगदान को याद करने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर अब उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया है। सरकार लोगों को भ्रमित करना चाहती है। सरकार जो और प्रश्न है देश में उसके ऊपर से ध्यान हटाना चाहती है। आपातकाल को हो गया 50 साल, एक जनरेशन खत्म हो गई। और यही लोग हैं, ये लोगों ने हमेशा इस देश में संविधान को माना ही नहीं। ये लोगों का देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं, और ये लोग संविधान की हत्या, संविधान वगैरह 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 बोल रहे हैं। इमरजेंसी हमने देखी है, हम उस वक्त कॉलेज में थे। जिस तरह से इस देश में कुछ नेता अराजकता फैलाना चाहते थे वो बहुत गंभीर बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था। रामलीला मैदान से खुलेआम बड़े बड़े नेता यह आह्वान कर रहे थे आर्मी को कि प्रधानमंत्री या सरकार का आदेश का पालन मत करिए। ऐसा कभी होता है क्या? सरकार को, आर्मी को आप भड़का रहे हो कि आदेश का पालन मत करो। पुलिस फोर्स को भड़काया जा रहा था कि सरकारी आदेश का पालन मत करो। उसे क्या कहते हैं आप? ऐसे में अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होते तो भी वो आपातकाल लगा देते। 10 साल मोदी जी का सरकार है, दर दिन आपातकाल की स्थिति है। दर दिन कभी मोदी जी के पुलिस आएगी, कभी ईडी आएगी, कभी सीबीआई आएगी, किसी को पकड़ कर लेके जाएगी। कोई बोल नहीं सकता है। आपातकाल यही है। और ये लोग क्या बोल रहे हैं? आरएसएस का तो खुला समर्थन था। आरएसएस प्रमुख थे बाला साहेब देवरस। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि केंद्र में बीजेपी एनडीए गठबंधन और राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन भारत और महाराष्ट्र का भविष्य है, जबकि कांग्रेस इतिहास बन चुकी है। शिंदे ने कहा है कि कांग्रेस हाल के लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी हार का जश्न मनाने में व्यस्त है और इस तथ्य की अनदेखी कर रही है कि नरेंद्र मोदी 5 साल के लिए एक और कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि महायुति ने अपनी बड़ी जीत दर्ज की है। एक अच्छी शुरुआत है। एक झूठा विमर्श गढ़ा गया था, लोगों को गुमराह किया गया था। महायुति की जीत यानी विधानसभा परिषद चुनाव में एक ट्रेलर है। बीजेपी की गठबंधन सहयोगी शिवसेना के प्रमुख शिंदे ने कहा कि यह यानी कांग्रेस 100 लोकसभा सीट भी नहीं जीत सकी, लेकिन जश्न मना रही है, जबकि मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। शिंदे ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष इंडिया गठबंधन के बैनर तले लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट हो गया, लेकिन मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाया। उन्होंने कहा कि मोदी महाराष्ट्र के विकास एजेंडे के पूर्ण समर्थन है और राज्य की विकास निधि में से एक भी पैसा नहीं काटा गया। इस साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के निचले सदन का यह अंतिम सत्र था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि विधान परिषद चुनाव में महायुति यानी राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी 9 उम्मीदवार की जीत इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एक ट्रेलर है। शिंदे ने पत्रकारों से कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा झूठा विमर्श गढ़ा गया था और लोगों को गुमराह किया गया। मुंबई में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। सुबह से ही मुंबई समेत उपनगरों में बारिश शुरू हो गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से काम पर गए लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। फिलहाल ये बात सामने आई है कि नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण,
दादर भिवंडी समेत कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं बारिश की वजह से लोकल ट्रेन पर भी असर पड़ा है। बारिश के कारण लोकल भी कुछ मिनट की देरी से चल रही है। दादर इलाके में भी भारी बारिश हुई है। मुंबई उपनगरों में भी कल भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण किंग सर्कल इलाके में पानी जमा होना शुरू हो गया। पता चला कि कल सुबह से ही हो रही बारिश के कारण किंग सर्कल इलाके में पानी भर गया है। दादर से चेंबूर तक यातायात भी धीमी पड़ गई है। ठाणे में जारी बारिश के कारण ऐसा लग रहा है कि नागरिक भारी दहशत में है। पुणे में आज सुबह से कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो रही है, लेकिन मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के मुताबिक इस साल अच्छी बारिश का अनुमान लगाया है, लेकिन जून के बाद से अच्छी बारिश नहीं हुई है। बांध क्षेत्र में भी अभी तेज बारिश नहीं हुई है, लेकिन अब मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। गुजरात के अंकलेश्वर में जॉब के इंटरव्यू के लिए जुटी युवाओं की भीड़ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अंकलेश्वर के एक होटल में ओपन इंटरव्यू के दौरान इतनी भारी संख्या में युवा पहुंचे थे कि वहां लगी रेलिंग भी टूट गई और कई छात्र गिर गए। इस वीडियो को गुजरात कांग्रेस ने शेयर करते हुए बीजेपी को घेरा था। इस मामले पर अब गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा किया गया दावा गलत है। ये एक इंटरव्यू होटल जॉब के लिए नहीं था, बल्कि एक केमिकल जॉब के लिए था। और इसी प्रकार से लोग वहां पे जाते हैं। कुल कितने लोग वहां गए थे एक चैनल द्वारा, तो लाखों लोग वहां पहुंचे। वो जिले की, वो इकाई की जनसंख्या भी लाखों में नहीं है। खास तौर पे ये एक एजेंडा है, एजेंडा चलाया जा रहा है। ये एजेंडा का पर्दाफाश किया जाएगा आज शाम को ही। संपूर्ण माहिती देने वाले हैं, कितने लोग वहां पे आए थे, कितने लोगों ने इंटरव्यू दिया, वो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कितना पगार प्राप्त कर रहे हैं, वो डिटेल्ड स्टडी आज शाम को दी जाएगी। मेरी आपसे भी विनती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी द्वारा सीधा झूठ फैलाया जाए कि होटल में इतने लोगों की जरूरत थी और होटल में नौकरी करने के लिए लोग इतने आ गए। सही तौर पे जमीन पे उसकी जांच होनी चाहिए कि सही में वो होटल की वैकेंसी थी या केमिकल की वैकेंसी थी। जब उनको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, सीधा झूठ फैलाया जाए, सीधा मेरे गुजरात के नागरिकों पे इस प्रकार का आरोप लगाया जाए, गुजरात को बदनाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर सियासत तेज हो गई है। आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत बताया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या कोई और योजना, केजरीवाल ने हर जगह भ्रष्टाचार किया है। देखिए, भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी होता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है कि इस देश को दीमक की तरह ही भ्रष्टाचार चाट रहा है, देश को बहुत डैमेज कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। मुझे याद है अन्ना हजारे जी और जब केजरीवाल जी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कांग्रेस के खिलाफ वो क्या क्या बोलते थे, क्या भ्रष्टाचार को हम जड़ से मिटा देंगे। परंतु मुझे ये भी पता है केजरीवाल जी जब चप्पल में चलते थे उसके बाद वो क्या शीश महल बनाकर कैसे कैसे कितने सैकड़ों करोड़ रुपए उन्होंने इस शीश महल बनाने में खर्च किए। और चाहे शराब घोटाला कांड हो, चाहे और हो, चाहे जनता किलने की बात हो, हर जगह उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अंतरिम बजट, अंतरिम उनको राहत चाहे मिल गई होगी, परंतु मैं ये कह सकता हूं भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। और जब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक चाहे कोई भी भ्रष्टाचारी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। 13 सीटों में से 2 पर कांग्रेस जबकि 1 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। वहीं 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को भी जीत मिली है, जबकि बाकी 9 सीटों में से 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। वहीं 2 पर एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। उपचुनाव के नतीजों पर आप सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया आई है। 5 राउंड की अब तक की जो गिनती है उसमें वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी।
एक नहीं अनेक उदाहरण उठा के देख लीजिए आप। कोई कोई तो मुख्यमंत्री बनने बीजेपी में चला गया था, अपनी सीट नहीं बचा पाया। तो इसलिए इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया उसकी राजनीति खत्म हो गई। रिंकू गए, चुनाव हार गए, ये शीतल गया, ये भी चुनाव हार गया। तो इसलिए आम आदमी पार्टी एक परिवार है, सब लोग साथ में रहिए, मिलजुल कर रहिए, संकट के समय में एक साथ रहिए, बड़ी से बड़ी लड़ाई हम लोग जीतेंगे। तो इसलिए ये जो चुनाव हुआ था ये बीजेपी ज्वाइन करने की वजह से हुआ था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरी मेहनत की वहां रह के अपने मंत्रियों विधायकों के साथ, एक एक कार्यकर्ता लगा, भगवंत मान जी लगे, तो सारे लोगों ने मेहनत करके वहां की सीट जिताई और ये बड़ी जीत है। 38,000 वोटों से जो जीत हुई है ये कोई छोटी जीत नहीं है। इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री को, एक एक कार्यकर्ता को, आम आदमी पार्टी को मैं हृदय से इस बड़ी जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं और अपने कार्यकर्ताओं को और अपने साथी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं, संकट का वक्त है, मिलजुल कर रहिए, सारी लड़ाइयां हम लोग जीतेंगे, बड़ी से हो बड़ी लड़ाइयां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही, इसलिए अभी भी अरविंद केजरीवाल जेल में ही हैं। वहीं जेल में अरविंद केजरीवाल के इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी बात क्या हुई, इस दौरान जब से वो जेल में है लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। यह स्थिति अभी हम लोगों ने देखा था, जब आतिशी का शुगर लेवल 41 पहुंच गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में जा सकती है, इनको एडमिट कराइए तुरंत। 50 से नीचे 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया, 5 बार। कौन रहता है रात में हॉस्पिटल जेल के सेल के बाहर, कौन सा डॉक्टर बैठा रहता है? कौन सा डॉक्टर रात की ड्यूटी करता है जेल के अंदर? मैं खुद रहा हूं 6 महीने, आप घंटी बजाते रहिए, बहुत मुश्किल से आपको रात में अगर कोई समस्या हो गई तो ओपीडी ले जाया जाता है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है और किस वक्त में किया जा रहा है? आपको याद होगा जैसे ही ईडी कोर्ट ने जमानत दी थी, हाई कोर्ट में पहुंचकर बगैर ऑर्डर की कॉपी के ईडी ने स्टे ले लिया, जो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली और एकमात्र घटना। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जालंधर वेस्ट सीट उपचुनाव परिणाम पर कहा है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक उम्मीदवार ने 2022 में आपसे चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन उसने अपनी मां समान पार्टी को धोखा दिया और भाजपा में चला गया। भाजपा से जब वो चुनाव लड़ रहा है तो वो तीसरे नंबर पर है और बहुत पीछे है। जनता ने सबक सिखाया है, जनता धोखा देने वालों के साथ नहीं जाती है। जनता का विश्वास पंजाब सरकार के साथ है। इसकी खूबसूरती समझिए, एक कैंडिडेट जब आम आदमी पार्टी से लड़ा 2022 में तो वो जीता। उस कैंडिडेट ने अपनी मां को, पार्टी तो मां के समान होती है, उसको धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी में चला गया और अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो तीसरे नंबर पे और बहुत पीछे। जनता ने सबक सिखाया, जनता इस तरीके से धोखा देने वाले लोगों के साथ कभी नहीं जाती। और दूसरी बात यह है कि जनता का विश्वास पंजाब सरकार के साथ है और जनता को पंजाब में भगवंत मान साहब का काम पसंद आ रहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के ट्वीट पर कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी मर्यादाओं का पालन करते हैं। राजनीति में कोई हारता है तो कोई जीतता है, लेकिन किसी भी राजनेता या व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो सही बात किया उन्होंने, क्योंकि राहुल जी मर्यादाओं का पालन करते हैं
तो उन्होंने सही बात किया और मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ कि कुछ लोग मेरे नाम से कर रहे थे, वो भी ठीक नहीं है। ये तो पॉलिटिक्स में कोई हारता है कोई जीतता है, ठीक है। ये हमारे संस्कार नहीं है ऐसे कि हम किसी के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, करना भी नहीं चाहिए। किसी भी राजनीतिक को इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यूपी के जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने प्रदेश में पार्टी की हालत को बेहद खराब बताया है। उन्होंने दावा किया है कि जिस तरह से पीडीए की बात चल रही है, सपा ने लोगों में व्यापक स्तर पर भ्रामक स्थिति पैदा कर दी है। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है और कहा है कि पीडीए सकारात्मक सौहार्द का नया इतिहास लिखने वाली है। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर पीडीए की रणनीति का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और उनकी राजनीति को शोषण करने वाली नकारात्मक राजनीति बताया। अखिलेश यादव के बाद सपा महासचिव शिवपाल यादव ने भी बीजेपी विधायक के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को लेकर समाज में कितना आक्रोश व निराश है, इसे उनके ही प्रबुद्ध कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के शब्दों से समझा जा सकता है। संकेत स्पष्ट है और साफ है, भाजपा की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने एक वीडियो जारी कर यूपी में बीजेपी के हालात खराब बताई और केंद्रीय नेतृत्व से दखल देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति रही तो 2027 में बीजेपी हार जाएगी। यूपी के फतेहपुर में 24 साल के एक युवक को सांप ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि महज 40 दिनों में कम से कम 7 बार डसा है। विकास दुबे को 7वीं बार सांप ने डसा, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अब उसकी हालत स्थिर है। मेरे संज्ञान में भी आया। कल मैं डीएम साहब के ऑफिस में गया था कलेक्ट्रेट में, तो वहां पर एक आदमी एप्लीकेशन लेके आया था, तो मुझको भी बड़ा असर हुआ। मैंने सुना केवल, तो सुनने के बाद ही मैंने अपने कुछ लोगों से और बात की। उन्होंने बताया कि नहीं, ये तो मीडिया पर न्यूज वायरल है। तो फिर मैंने इसकी सत्यता की जांच करने के लिए, और चूंकि वो वहां पर जो कलेक्ट्रेट ऑफिस में कह रहे थे कि मेरा बहुत पैसा खर्च हुआ और मुझको कुछ सरकारी मदद मिल नहीं पा रही, मैंने उनसे पूछा भी, जो उनके रिलेटिव थे वो बता रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी एंटी-स्नेक वेनम मौजूद है। आप किसी हॉस्पिटल में गए आज तक? नहीं, मैं सरकारी हॉस्पिटल में नहीं गया हूँ, वहाँ लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमको कहीं टाइम पर नहीं मिले इंजेक्शन। तो क्योंकि मैंने कहा कि हर जगह मौजूद हो, कोई दिक्कत हो तो हम लोग यहाँ 108 एम्बुलेंस भी मौजूद है, वो 20 से 22 मिनट में निश्चित रूप से आपको सरकारी हॉस्पिटल लेते आएगी, डिस्ट्रिक्ट में या कोई भी जो नजदीक का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और वहाँ पर गारंटी है कि हर जगह, मैंने खुद चेक भी किया है 3-4 सेंटर, हर जगह हम लोग के यहाँ पर्याप्त मात्रा में एंटी-स्नेक वेनम मौजूद है। लेकिन उनका था कि नहीं, इसीलिए मैंने एक टीम गठित कर दी है, जिसमें एक एडिशनल सीएमओ, एक डिप्टी सीएमओ और एक फिजिशियन सरकारी ये जिला चिकित्सालय से लिया हमने, उनको भेजा। अब देखें उनको 3 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट। रूस में एक यात्री ट्रेनी विमान उड़ान के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया। इस हादसे में सभी 3 क्रू मेंबर की मौत हो गई। रूस का यात्री जेट शुक्रवार को उड़ान भरते समय दुर्घटना का शिकार हो गया। रूस के इमरजेंसी मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि यात्री विमान सुखोई सुपरजेट 100 मॉस्को के पास जंगल में क्रैश हुआ। अधिकारियों ने बताया कि यात्री जेट रूसी राज्य नियंत्रित प्राकृतिक गैस की दिग्गज कंपनी गजप्रोम के स्वामित्व वाला था। हादसे का शिकार हुआ विमान मॉस्को के 110 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में लुकोवित्सी में मरम्मत के लिए गया था। विमान को दुरुस्त करने के बाद इसे परीक्षण के लिए उड़ाया गया था, लेकिन यह हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना के समय यह विमान मॉस्को के वनुकोवो हवाई अड्डे की तरफ जा रहा था। विमान में चालक दल के 3 सदस्य मौजूद थे। रूस की शीर्ष आपराधिक जांच समिति ने हादसे की जांच में जुट गई है। रूस में निर्मित सुपरजेट 100 को SSJ 100 के नाम से भी जाना जाता है। इस विमान को साल 2011 में यात्री सेवा के लिए लॉन्च किया गया था। रूस के अधिकारी इस विमान को नागरिक उड्डयन उद्योग के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे थे, लेकिन इस विमान का सुरक्षा रिकॉर्ड काफ़ी खराब रहा है। मई 2012 में यही विमान इंडोनेशिया में भी हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 45 लोगों की जान चली गई थी। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।